करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सही, इसके साथ आप लोग मेंशन कर दें क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं। फाइंड अ वैल्यू ऑफ एम सो दैट ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल। तमाम स्टूडेंट्स ना अपने पास ये बात नोट करेंगे लेटर ऑन। अभी तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लाजमी बातें लिखूंगा। यहाँ बच्चों ये बात मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि ऑर्थोगोनल एंड परपेंडिकुलर हैव सेम मीनिंग। सेम मीनिंग्स, ये बात याद रहेगी आप लोगों को। काइंडली बताएं यस सर। कि ऑर्थोगोनल एंड परपेंडिकुलर हैव सेम मीनिंग्स, कि इन दोनों का ना एक ही मतलब होता है। व्हेनेवर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, व्हेनेवर द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की। लेट मी राइट exercise 3.3. The first point is that orthogonal and perpendicular have same meanings. अब मैं आता हूं आपका जो हमने अभी क्वेश्चन करने की कोशिश की है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मुझे शीज आप काइंडली क्वेश्चन नंबर 6 में ना ए और बी वेक्टर लिखाइएगा। जी बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी वेक्टर लिखाएं। A equals to I plus 3J लेट मी राइट आई प्लस 3j, ओके, minus 4K माइनस 4k। तमाम स्टूडेंट्स के पास बुक सामने मौजूद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बी वेक्टर? B equals to 2I minus 3J 2i माइनस 3j plus 5K। प्लस 5k, राइट। अच्छा बच्चों, यस सर। उन्होंने ना बड़े इसमें एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये कहा है। उन्होंने ये कहा है कि a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a एंड b सेपरेटली। ए के ऊपर बी ऑर्थोगोनल है और बी के ऊपर बी ऑर्थोगोनल है। ए प्लस एम बी। अब मैं यहाँ पे पता है इसका स्टार्ट कैसे करूंगा? पार्ट नंबर 1 में करा रहा हूँ, जहां उन्होंने ना वेक्टर ए का जिक्र किया है। तो इसको मैं शुरू यूं करूंगा, मैं लिखूंगा एज इट इज गिवन कि ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू ए। ये बात उन्होंने हमें गिवन की है। ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू ए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? मुइज ऑर्थोगोनल का क्या मतलब बनता है? सर परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली exactly. और शीर्ष ये बताएं कि व्हेनेवर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्या बात होती है फिर? सर वो उनके दरमियान 90 होता है एंगल, और वो फिर उनका डॉट हाँ, प्रोडक्ट नहीं बनता। इट मींस यस, ग्रेट, कि ए प्लस एम बी की अगर मैं ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ए के साथ, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। ए प्लस एम बी डॉट प्रोडक्ट विद ए इज जीरो। नाउ लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस एम बी। ये बच्चों हो जाएगा 1, सॉरी, आई प्लस, एक मिनट, आई प्लस 3j माइनस 4k। ये हमारे पास आ चुका है पहला वेक्टर। द वैल्यूज ऑफ ए हो चुकी हैं, एम अपनी जगह पे है क्योंकि भाई इसको तो हमने फाइंड करना है ना। लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ बी, तो वो है 2i माइनस 3j एंड प्लस 5k। ये हमारे पास आ चुका है बी वेक्टर। इन दोनों की ना हमने डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेनी थी। सो ए लिख दूंगा मैं, आई प्लस 3j माइनस 4k। ये मैंने लिख दिया अपनी जगह पे, इज इक्वल टू 0। अब मुझे जरा इस ब्रैकेट के बारे में बताए ना कि बच्चों ये ith वैल्यू और यहाँ से ith वैल्यू 2m निकलेगी ना, तो इसको मैं यूं लिख दूंगा 1 प्लस 2m इंटू आई यूनिट वेक्टर, राइट। 3 माइनस 3m इंटू j यूनिट वेक्टर, राइट। और माइनस 4 प्लस 5m into k यूनिट वेक्टर, राइट ना। आपको पता है हाउ टू डू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये एडिशन ऑफ द वेक्टर हो चुकी है। आगे ये जो लिखा हुआ है ना, i प्लस 3j एंड माइनस 4k, ये अपनी जगह पे विदाउट एनी चेंजेस लिखा रहेगा। अब जरा देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट लेनी है
ये पहला पूरा वेक्टर है जिसकी ith वैल्यू ये है, इसकी ith वैल्यू को मैं इसकी ith वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसकी ith वैल्यू है 1 + 2m, इसकी ith वैल्यू है 1। तो ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल मल्टीप्लाई 1 + 2m with 1, राइट ना, with 1। ये हो गया ith with ith। अब करने लगा मैं jth with jth, तो मैं करूंगा 3 - 3m इंटू हमारे पास बचा हो जाएगा ये वेयर इज द jth वैल्यू 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसकी मैं करने लगा हूँ kth वैल्यू जो कि है -4 + 5m, -4 + 5m। और दूसरे वेक्टर की kth वैल्यू क्या है, लेट मी चेक, दैट इज -4k। यहाँ -4 सॉरी लिखी। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है, काइंडली बता दें। यस सर। इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये हो रहा है 1 + 2m, ये हो रहा है 9 - 9m, और वो हो रहा है +16 - 20m इज इक्वल टू 0। अब ना हमने इस m वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देना है और कॉन्स्टेंट्स को, तो 16 + 9 आई होप सो 25 26 हो जाएगा। 20 - 9 कितना, और 29, और 29 + 2 कितना होता है, 31 हाँ 30 बार, नहीं नहीं सॉरी, ये सर। होना ये था नेगेटिव 29, ये -27 होगा। -27m। दोबारा बाय द वे हमारे पास सिंपल इज दैट कि m की वैल्यू आने वाली है यहाँ से, जो कि आ जाएगी 27/26। तो दिस योर फाइनल आंसर। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी है, दोनों तीनों स्टूडेंट्स को? यस सर। बस सर। सही। तो ये बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, एंड अंडरस्टूड बात ये है, मैं यहाँ सर पे ये लिख देता हूँ। 26/27 होगा। हाँ 26/27, ठीक। अच्छा, इसका फिर पार्ट नंबर 2 आपने खुद इस वजह से करना है क्योंकि उसमें जस्ट आपने ना बी वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो इसके साथ में dys लिख देता हूँ, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा। शो दैट द वेक्टर इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ऊपर मैं देखता हूँ कि हमने कौन से छोड़ा है। हाँ, राइट द यूनिट वेक्टर, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। In the direction of sum of the vectors, write a unit vector in the direction of sum of the vectors। अब ये क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बट इसका ताल्लुक इस एक्सरसाइज से है नहीं, मेनली इसका ताल्लुक पिछली एक्सरसाइज के साथ है। बहरहाल हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में हो। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 को व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। जी शीर्ष, काइंडली ए और बी लिखवा दें। A = जी यस। 2i + 2j - 5k। 2i + 2j - 5k, सही होगी B बात। b इज इक्वल टू 2i + j 2i + j -7k। -7k, सही है। अपना हमने यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इन दोनों वेक्टर्स का सम कर देते हैं, a + b। सो हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 4i, 2 + 1 3j, -5 - 7, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, -12k। अपना इसको w का नाम दे दें, w। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जब भी हमने निकालना होता है तो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो कोई मसला नहीं है। हमने सिंपल ये करना है कि इसी को वेक्टर को कंसिडर करना है और इसके ना मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बस मुझे ये बता दें कि 4i + 3j - 12k लिखूंगा मैं अपनी जगह पे विदाउट एनी चेंजेस, ये मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड
किसी सर बच्चे के पास +3j। +3 किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है तो मुझे काइंडली बता दें कि 16 + 9 + 13। 144 13 आ जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। सो फाइनली आंसर इज 4/13 आए +3/13j और -12/13k. So this would be your final answer. We found the unit vector. क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? बताइएगा। यस सर। मोइज आपको भी, फातिमा आपको भी, जी सर। और मरियम आपको भी, आप भी क्लास किड्स हैं भाई। जी सर आ रही हूँ। सही हो गई बात। अच्छा आगे चलते हैं भाई, काइंडली फोकस रहिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कराता हूँ जब भी ये क्वेश्चन मैं कराऊं कि गिवन दी वेक्टर ए एंड बी एज फॉलोज, ठीक हो गया। फाइंड इन द ईच केस द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए, कि ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन और बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ इसी क्वेश्चन। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इससे पहले यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइप करने लिखने की वजह में इसे टाइप ही कर देता हूँ। लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along the second one, ये इसकी हेडिंग होगी। सही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे या इसको पहले अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, एक वेक्टर है ना हमारे पास, फर्ज करें वो हमारे पास एक एंगल बना रहा है सर्टेन, और एक और वेक्टर है जो कि यहाँ है, इसके टेल के साथ कनेक्ट है और वो यहाँ ग्राउंड लेवल पे। अब अज्यूम ये कीजिएगा कि ये वेक्टर ग्राउंड लेवल पे है और ये वेक्टर ने एक सर्टेन एंगल बना रहे हैं। इसको मैं चले कह देता हूँ कि सर्टेन एंगल की बजाय मैं इसको थीटा कह देता हूँ, यहाँ थीटा बना रहे हैं। अब ना ये वाला वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। अच्छा, अगर मैं वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ये जानते होंगे कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला कंपोनेंट इसका बन जाएगा ये वाला, दिस वुड बी द फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस वुड बी द सेकंड कंपोनेंट, राइट ना। तमाम स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हैं? ये दो कंपोनेंट बनेंगे, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और आप लोग इस बात से भी एग्री करेंगे कि ये जो दो कंपोनेंट बनाए हैं ना मैंने, उसमें ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये होता है बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये होता है बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। मुइज मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बी का कौन सा कंपोनेंट अलोंग ए है? सर एक्स। हाँ, बी का इन देखें देखें दो कंपोनेंट हैं, एक बी का ये वाला कंपोनेंट है, एक बी का ये वाला कंपोनेंट है। सर बी साइन कौन थीटा। सा कंपोनेंट नहीं, अलोंग ए कौन सा? सर कॉस कॉस, क्योंकि हाँ उसकी एग्जैक्टली, दिस इज द कंपोनेंट। फातिमा और शीस, आपको भी ये बात समझ आ रही है कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी, this is the जी सर। component of B which is in the direction of A, right ना, which is in the direction of A। B के दो कंपोनेंट, B cos थीटा और B sin थीटा में से this is the component which is in the direction of A। और अगर ये B एक एंगल बना रहा था, शीश शेर मुझे आप बता सकते हैं कि अगर ये B एक एंगल बना रहा था, तो क्या अगर मैं इसको ये कह दूं कि इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ B along A, तो क्या ये बात ठीक होगी? बताइएगा यस सर। काइंडली। सही, एग्जैक्टली, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। प्रोजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? अगर मैं इसका लिटरली मीनिंग करूं तो ये बात है कि ये एक सर्टेन एंगल बना रहे हैं। अगर यहाँ से लेट से हम इस पे लाइट फॉल कराते हैं तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा ग्राउंड लेवल पे, ये प्रोजेक्शन है इसका अलोंग ए। सो द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का फार्मूला, सॉरी जो नाम है ना,
ये तो उसकी वर्डिंग है। उसको जिस चीज से हम डिनोट करेंगे ना वो होगी बी कॉस थीटा। अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताने लगा हूं, जरा देखिएगा। यहां मैं लिखूंगा सिंस a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अब मुझे जस्ट एक आप बात बता दें काइंडली कि मैंने फाइंड करना है बी कॉस थीटा। शीज बी कॉस थीटा मैंने फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या डाटा रह जाना चाहिए बता दें काइंडली आप। सर ए डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई बी और डिवाइड होगा ए के मैग्नीट्यूड से। हाँ एग्जैक्टली, ए डॉट बी डिवाइड हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड से। और अगर मैं इसके पीछे इसकी वर्डिंग लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, अभी मैंने पिछले पेज पे लिखी है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। एग्जैक्टली, इट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ बी, द प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। तमाम स्टूडेंट को, मुइज, फातिमा, मरियम एंड शीस, आप तीनों चारों को ये बात समझ आ रही है ना? यस सर। It is the Yes, sir. projection of B along A. Projection of B along A, which was B cos theta. अब मुझे एक बात बताइएगा, ये एज अ फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है? सो इसको मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ कि दिस इज बेसिकली फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ B along A. मुझे ये बात याद रहेगी, जी सर। A डॉट B डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इसी को ना रिवर्स करते हैं। रिवर्स यूं करते हैं कि मैंने ना अब बनाना है ए वेक्टर ऊपर, ये बन चुका है ए वेक्टर। यहां आ जाएगा हमारा बी वेक्टर, राइट? इनके नाम दे देते हैं पहले। ए वेक्टर, ये मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। अब ना हम ए और बी जब यहां लिख चुके हैं, अब ए का प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ करना है, तो अंडरस्टूड बात है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से? लेट मी ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ ए। वो एक बनेगा ये, which will be a cos theta, और एक बनेगा ये which will be a sin theta। इनको भी चले मैं नाम दे देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं a मैग्नीट्यूड cos theta, और इसको मैं लिख देता हूं a मैग्नीट्यूड sin theta। ये मैंने दो लिख दी। अब मुझे जरा बता दें कि मैंने फाइंड करना है a मैग्नीट्यूड cos theta, और इसको मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कि बेसिकली दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a along b, the projection of A along B। जी, शीज शेप काइंडली आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा? जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए along B का। सर इसको देख, ए बी होगा फिर बी का मैग्नीट्यूड। हाँ एग्जैक्टली। सो मैं लिख दूंगा A cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B। अब किसका मैग्नीट्यूड हम डिवाइड करेंगे? बी का। B का मैग्नीट्यूड। मुझे ये आपको डिफरेंस दोनों को समझ आ गया? सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A along B। ये मुझे बताएं काइंडली आप। जी सर। रेस्पॉन्ड फॉरम किया करें ना। ओके सर। the projection of A along B। तो हमने ना इन दोनों के फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया, आप लोगों ने इनको याद नहीं रखना, अंडरस्टैंड करना। सिंपल इज दैट, जिसका आप प्रोजेक्शन बनाना चाह रहे हैं ना उसको ऊपर ड्रॉ कीजिएगा, जैसे मैंने ए को ड्रॉ किया है, और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मैंने बी को ऊपर ड्रॉ किया था। सही होगी बात? अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। एंड आई फॉरगॉट कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। जी शीस, मुझे पार्ट 1 के ना आपने लिखवाने हैं वेक्टर्स। जी, ए वेक्टर लिखवा दें। ए इक्वल्स टू -3/2j प्लस 4/5k -3/2j, आगे बताएं। प्लस 4/5k। +4/5k।
ठीक होगी ये बात। और बी वेक्टर लिखवा दें मुझे। I माइनस 2J माइनस 2K आई माइनस 2J माइनस 2K। माइनस 2K। सही हो गया। अच्छा, अब हम इसका करने लगे हैं सॉल्यूशन। अब पहली बात मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ कि वी आर बेसिकली नाउ फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। ठीक होगी ये बात। ए अलॉन्ग, पहले हम ये फाइंड, इनके ऊपर वेक्टर्स भी हमने लाजमी डालने हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी हम करेंगे। अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी कितना अभी फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हम मुझे जरा ए डॉट बी बता सकते हैं कैसे करेंगे हम? आयत थोड़ा की आयत के साथ और जल्दी बताना होगा, 1 मिनट में लिख लूँ ना फिर आपसे पूछ। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर में जो लिख दिया। आप लोगों ने भी डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं करनी, पहले इन दोनों वेक्टर्स लिखने हैं क्योंकि इतना शॉर्टकट अलाउ नहीं है एज ए स्टूडेंट ऑफ एफएससी। ये बच्चों हमने ना दो वेक्टर्स लिख दिए और बी मैग्नीट्यूड, यू नो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड आई होप सो। ith का स्क्वायर, jth का स्क्वायर एंड kth का स्क्वायर। जी फातिमा बताइए, मैं -3/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? -2J से। किससे? -2J से। हाँ एग्जैक्टली और ith तो कंपोनेंट है नहीं ना, ith नहीं है तो वो आ जाएगा 0 -3/2। ये मोइज आपको बात समझ आ रही? इनटू -2 मोइज, ये बात समझ आ रही है ना? जी सर। सही होगी बात। सो +4/k, सॉरी 4/5 इनटू, अब हमने ना k की कंपोनेंट लिखना है तो वो है -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा और -8/5 डिवाइडेड बाय 3। सो इफ यू टेक एलसीएम तो 15 - 8 कितना होता है? 7/15 इज योर फाइनल आंसर। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही बताएं? यस सर। यस सर। सही। हमने अभी किया है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अभी हम करने लगे हैं दी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। दी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक होगी बात। तो वेक्टर इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक वेक्टर और यहाँ आ जाएगा दूसरा वेक्टर, तो इसका मैं जस्ट फॉर्मूला लिखता हूँ और आप पे छोड़ दूंगा इसको। वो हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाय b का, पहले हमने क्या किया b का मैग्नीट्यूड ना, अब हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज योर फॉर्मूला एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व एंड आई विल राइट टू योरसेल्फ। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही बताएं? यस सर। यस सर। सही। तो ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और इसका पार्ट 2 भी अंडरस्टूड है, सॉल्व करना होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट 2 टू योरसेल्फ, क्योंकि वो भी सेम क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल। आपको मैं कोसाइन ऑफ द एंगल का ये बता दूं कि ये cos थीटा की ही बात हो रही है बेसिकली, कोसाइन ऑफ द एंगल विद द वेक्टर दिस मेक्स विद y एक्सिस, जो कि ये वाला वेक्टर y एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल। ठीक है, ये वाला वेक्टर y एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल। अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ जरा तमाम स्टूडेंट्स देखिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा शीश? 8वां। क्वेश्चन नंबर 8। इसको ना थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट्स से y एक्सिस, और ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस, और यहाँ हमारा वेक्टर पाया जा रहा है
जेड एक्सिस भी है नो डाउट। चलिए मैं जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपकी वो बात पूरी हो जाए, तीनों चीजें पूरी हो। और ये वेक्टर यहाँ पाया जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट जरा शीश मुझे लिखवा दें क्या है। इक्वल टू -2i नेगेटिव √2i अंडर रूट टू आई, लेट मी राइट अंडर रूट टू आई, ओके, प्लस j प्लस k। प्लस जे प्लस के। सही होगी बात। ये वेक्टर है हमारा, इसके ना मैं यहाँ पे हेड भी बना लेता हूँ। ये वेक्टर है हमारा, इसका हमने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, इस वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो हमने इसका एंगल वाई एक्सिस के साथ। अब देखिए ये तो वेक्टर है, और मैंने कल आपको एक बात बताई थी ना कि वाई एक्सिस का बच्चों जो यूनिट वेक्टर होता है ना वो जे होता है, जस्ट जे। सही, तो यहाँ मैं जे लिख दूंगा और ये एक वेक्टर। अब हमारे पास दो वेक्टर बन चुके हैं, इसको मैं ए वेक्टर कह देता हूँ चले, और इसको ना मैं बी वेक्टर कह देता हूँ, बी वेक्टर। सही, अब अगर मैं फॉर्मूला देखूँ ना कोसाइन थीटा फाइंड करने का, तो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट पी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड ओवर, सॉरी, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज आवर फॉर्मूला। अब मुझे जरा न्यूमिनेटर के बारे में बताइएगा कि अंडर रूट टू आई पुट होने जा रहा है ए की जगह, ए की वैल्यूज पुट होने वाली है ना, प्लस जे प्लस के, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। और बी की जगह ना सिर्फ 0 1 जे पुट होगा, तो मतलब क्या आउटपुट होगा, 0i 1 जे एंड प्लस 0 के, राइट। अब आप मुझे ये बताएं डिवाइडेड बाय आई यूनिट, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो वो आ रहा है 2 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ कितना आ रहा है काइंडली बता दें, दैट विल बी 0 प्लस 1 प्लस 0। अब न्यूमिनेटर को जरा फोकस करें तो मेरे ख्याल में ये 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, राइट ना, सॉरी अंडर रूट 4। सर सर हाँ 2 यानी आंसर कि आएगा, 1 ये ओवर 1/2 आ जाएगा। सही है, आप कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है? 60। 60, सो 60 डिग्रीज एंगल आ जाएगा हमारा एक्सिस। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? 60 डिग्रीज, वही चीज जो कल मैंने होमवर्क दिया था ना, वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, आपको याद है? जी सर, मैंने क्वेश्चन 1 किया था। अच्छा क्वेश्चन 1 अभी शीश आपने किया है ये क्वेश्चन, ये यस वाला सर। क्वेश्चन था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर जरा 9 के बारे में देखें। तो मुझे एक बात बताएं, आपको अगर फोर्स गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वर्क डन का कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा आपने से मुझे? F इंटू एस हाँ, cos थीटा। W इज इक्वल टू, नहीं, cos थीटा तब जब एंगल गिवन होता ना, F डॉट S हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। मुझे एक बात बताएं, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू -1 -1, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 + 3 7 -1 6 इसका फाइनल आंसर। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। सही। अब देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है जब ए और बी गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बी में से ना, हम ए को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आई हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 माइनस जे हो जाएगा, और 3 -2 प्लस के हो जाएगा, तो ये आ गया है डी वेक्टर, और ये आपको फोर्स गिवन है। सो फोर्स को जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सॉरी मल्टीप्लाई, सॉरी मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन बाय टर्न आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10
और क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों के साथ आप एमसीक्यू से लिख रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए। ठीक होगी बात, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये भी एमसीक्यूज था, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि बंदा क्या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये उठ के आ जाएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है जी, क्लियर है ये बच्चों, आप लोगों को बात यस बता सर। दें? जी सर। सही। तो आगे ये क्वेश्चंस जो हैं डायग्राम से ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये आज नहीं करते क्योंकि ये आधे में रह जाएंगे, फिर बात आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम कल करेंगे, और फिर साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है? सर वो 12 एंड और 13 थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम हाँ टाइप में। थ्योरम, हाँ 12 एंड 13 थ्योरम्स है, तो वो थ्योरम्स हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आसान से थ्योरम्स है, मुश्किल तो नहीं। सही यस है? सर। तो आप लोगों ना, जो मैं आप लोगों को एक टेस्ट बना के दूंगा वो काइंडली आप सारे लोग